हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसकी किस्मत रातों रात ऐसी पलटी कि वो अरबपति बन गया। मेरे दादाजी ने मरते वक्त मुझसे कहा था कि घर में 100 अरब रुपए छिपे हैं, पर वो ये बताना भूल गए कि पैसा रखा कहाँ है और बस निकल बसे। मैंने पूरा घर छान मारा, ईंट से ईंट बजा दी, पर मिला क्या? सिर्फ एक पुराना घिसा हुआ पीतल का तसला। मुझे लगा दादाजी मरते मरते मेरा पोपट बना गए। गुस्से में मैंने हाथ में पकड़ी 5 खाली प्लास्टिक की बोतलें उस तसले में फेंक दी। पर भाई साहब, अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो 5 बोतलें अब 10 बन चुकी थी। मुझे लगा शायद मुझे मोतियाबिंद हो गया है। मैंने वो 10 बोतलें निकाली और फिर से एक बोतल अंदर डाली। कुछ ही सेकंड में वो 2 हो गई। ओ भाई, ये कोई मामूली तसला नहीं था, ये तो कुबेर का खजाना था। एक डालो तो 2 निकलती थी, 10 डालो तो 20। मैंने सोचा, अबे एक बोतल का 10 पैसा मिलता है, अगर मैं इसमें बोतलें भरता गया तो मेरी तो चांदी ही चांदी है। बस फिर क्या था, मैं पागलों की तरह बोतलें अंदर डालता और बोरियों में भरता गया। 1 घंटे बाद मैं अपनी 3 पहिए वाली साइकिल पर क्विंटलों के हिसाब से बोतलें लाद कर कबाड़ी वाले के पास पहुंचा। कबाड़ी वाले चाचा बोले, ओ भाई, आज तो बड़ी तगड़ी कमाई करके लाया है। मैंने कहा, चाचा बातों में वक्त मत खराब करो, जल्दी से तौलो। 1 घंटा मशक्कत करने के बाद चाचा ने हिसाब लगाया, पूरे 5000 रुपए। मैं खुशी के मारे पागल हो गया और पैसे लेकर सीधे घर की तरफ पैडल मारने लगा। घर आकर मैं वो 5000 के नोट गिन ही रहा था कि अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैंने खुद को एक गाली दी और सोचा, अबे ओ ढोंचू, जब ये तसला सब कुछ डबल कर देता है तो मैं बोतलें क्यों ढो रहा हूँ? सीधे पैसे क्यों नहीं डालता? मैंने तुरंत वो 5000 रुपए तसले में डाल दिए। कुछ ही सेकंड में जादू हुआ। 5000 के 10,000 हुए, 10 के 20, 20 के 40 और देखते ही देखते मेरे सामने 12,80,000 रुपए का पहाड़ खड़ा हो गया। मेरी तो लॉटरी लग गई थी। मैंने सोचा, अब तो ये अंबानी, अडानी और बिल गेट्स सब मेरे पीछे लाइन लगाएंगे। अपुन अब बड़ा आदमी है। पर जैसे ही मैं सोफे पर टशन में बैठा, मेरा ध्यान एक नोट पर गया। वो देखते ही मेरे पसीने छूट गए। साला, ये जो पैसे कॉपी हो रहे थे, सबका सीरियल नंबर बिल्कुल एक जैसा था। मतलब ये पैसे मार्केट में नहीं चल सकते थे। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से लात पड़ने लगी। अबे ओए, दरवाजा खोल और मेरे पैसे वापस कर। मेरी हवा टाइट हो गई। ये ब्लैक टाइगर था, इलाके का सबसे बड़ा गुंडा। 1 साल पहले अपनी क्रश को आईफोन गिफ्ट करने के चक्कर में मैंने इससे उधार लिया था। अभी मैं सोच ही रहा था कि दरवाजा खोलूं या नहीं, तब तक उसने लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया। वो बोला, देख भाई, हिसाब साफ है, आज ब्याज समेत पूरे 60,000 चाहिए, वरना तू यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। मैंने कहा, टाइगर भाई, मैंने तो सिर्फ 16,000 लिए थे। उसने गुर्राते हुए कहा, 16,000 वो, और आज हम 4 लोग यहाँ तक चलकर आए हैं तो हर बंदे का 10-10 हजार किराया भी तो लगेगा ना। मेरे पास उस वक्त सिर्फ असली 5,000 बचे थे। मैंने हाथ जोड़े पर उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर जड़ दिया। मैं दर्द से बिलबिला उठा। वो अपने गुंडों से बोला, इसे मारो साले को। तभी उसकी नजर सोफे पर रखे नोटों के ढेर पर पड़ी। टाइगर की आंखें फटी रह गई। अबे तू तो कह रहा था पैसे नहीं है, ये क्या है? मुझे याद आया कि ये तो वही नकली सेम नंबर वाले पैसे हैं। पर मैंने तुरंत दिमाग चलाया और बोला, अरे टाइगर भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरे बाप ने अभी पुश्तैनी जमीन बेची है, ये उसी के पैसे हैं। टाइगर के मुंह में पानी आ गया। उसने कहा, पैसे तो बहुत है, पर तू लेट हो गया है, अब मुझे 5 लाख और एक्स्ट्रा चाहिए। मैंने कहा, अरे टाइगर भाई, आप भी क्या बात कर रहे हैं? आप मेरे अकेले दोस्त हैं जिसने मुसीबत में साथ दिया। ये सारे पैसे पूरे 12,80,000 आप रख लो, हमारा हिसाब बराबर। टाइगर खुश हो गया। उसने मेरे सामने लोन के कागज फाड़े और अपने चेलों के साथ पैसे लेकर चलता बना। मैंने मन ही मन सोचा, बेटा ले जा, जब पुलिस और FBI तुझे पकड़ेगी ना, तब तुझे असली मजा आएगा। टाइगर के जाने के बाद मैं सीधे एक छोटी सी सोने की दुकान पर गया। वहाँ एक सेल्स गर्ल खड़ी थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसका मुंह बन गया। वो कोई और नहीं, मेरी पुरानी क्लासमेट जोया थी। वो बोली, तू यहाँ क्या करने आया है? ये तेरे जैसे भिखारियों की जगह नहीं है, भाग यहाँ से, अभी एक बड़ा कस्टमर आने वाला है। तभी दुकान का मालिक मिस्टर यांग वहाँ आए। जोया ने तुरंत मेरी बुराई शुरू कर दी। सर, ये मेरा क्लासमेट था, बड़ा फेंकने वाला इंसान है, आईफोन के चक्कर में कर्जा लिया और अब कबाड़ चुनता है, पक्का कुछ चोरी करने आया होगा। मैंने उसकी बातों को अनसुना किया और काउंटर पर रखे सोने के बिस्किट की तरफ इशारा किया। मुझे ये खरीदना है। जोया हंसी, अबे ये हजारों का है, तेरी औकात है? मैंने कुछ नहीं बोला, सीधे अपनी जेब से कैश निकाला और काउंटर पर बिखेर दिया। जोया सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आया कि मुझ कबाड़ चुनने वाले के पास इतने पैसे कहाँ से आए। मालिक ने कहा, बेटा ये 10 ग्राम का बिस्किट है, 1.5 लाख का पड़ेगा। मैंने पूछा, मिस्टर यांग, क्या पुराना सोना खरीदते भी हैं? उसने कहा, हाँ, मार्केट रेट से थोड़ा कम में ले लेंगे। क्यों, तुझे ये बेचना है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मिस्टर यांग, ये छोटा मोटा टुकड़ा नहीं, मेरे पास 20 से 30 किलो शुद्ध सोना है। बस ये पूछना था कि आपकी दुकान में इतनी औकात है कि आप इतना सोना एक बार में खरीद सके। जोया फिर चिल्लाई, अबे पागल हो गया है क्या?
तुझे पता भी है उतने सोने की कीमत कितनी होती है? मालिक ने उसे डांटा। चुप रह जोया, ग्राहक से ऐसे बात नहीं करते। अब असली खेल शुरू होने वाला था, क्योंकि मेरे पास वो जादुई तसला था और अब मेरा अगला टारगेट सोना था। भाई साहब, कल तक जो जोया चहक रही थी, मालिक की डांट सुनते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मालिक ने उसे सबकी महफिल में ऐसा धोया कि मुझे मजा आ गया। वो चिल्लाकर बोले, ट्रेनिंग में क्या यही सीखा था? तू यहाँ बस एक इंटर है, तेरी 2 महीने की पगार इस एक सोने के बिस्किट के बराबर भी नहीं है। जोया फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। बोली, सर ये लियो मेरा पुराना क्लासमेट है, महाकंगाल है ये। अगर इसके पास सोना होता तो क्या ये आईफोन के लिए उधार मांगता फिरता? इसके माँ बाप ने तो घर बेचकर भी इसका कर्जा नहीं चुका पाया था। मालिक का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। चुप कर, मैंने तुझे टाइगर के कहने पर काम दिया था, पर अगर तूने तमीज नहीं सीखी तो कल से दुकान पर पैर मत रखना। अभी के अभी हमारे कस्टमर से माफी मांग। जोया की हालत पतली हो गई। उसने दबी आवाज में सॉरी बोला। मैंने भी टशन में कह दिया, कोई बात नहीं, मैं छोटे लोगों की बातों का बुरा नहीं मानता। मालिक मुझे अंदर ले गए और चाय पिलाते हुए बोले, भाई सच में तुम्हारे पास माल है या बस मजाक कर रहे हो? मैंने सीधे शब्दों में कहा, मिस्टर यांग, मजाक की उम्र निकल गई, बस ये बताओ कि आप कितना खरीद सकते हो? उन्होंने भाव लगाया, 14,000 रुपए प्रति ग्राम। मैंने मना कर दिया, फिर 14,500 और आखिर में 14,600 पर बात पक्की हुई। बाहर निकलते वक्त मालिक ने जोया से कहा, इसका डायमंड मेंबरशिप कार्ड बना दो। जोया चौंक गई। सर, ये कार्ड तो 1 करोड़ की शॉपिंग पर मिलता है। मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, कल हमारी बहुत बड़ी डील होने वाली है, ये कार्ड मेरी तरफ से एक तोहफा है। उन्होंने ये भी बताया कि इस कार्ड से मैं शहर के बड़े बड़े ज्वेलरी एसोसिएशन की मीटिंग्स में जा सकता हूँ। जोया फिर भी बड़बड़ा रही थी, सर ये पक्का आपको चूना लगा रहा है, ये सिर्फ कार हथियाने का नाटक है। मैंने हंसते हुए कहा, तुझे बड़ा यकीन है ना कि मैं सोना नहीं ला पाऊंगा? तो चल एक शर्त लगाते हैं, अगर कल मैं सोना ले आया तो तू घुटनों पर बैठकर वीडियो बनवाते हुए मुझे ये कार्ड देगी। मालिक ने भी गवाही दे दी। ठीक है, अगर सोना असली हुआ तो जोया घुटनों पर ही कार्ड देगी। घर पहुंचकर मैंने उस सोने के बिस्किट को अपने जादुई तसले में डाला और फिर क्या, 1 के 2, 2 के 4। भाई साहब, नोटों का सीरियल नंबर तो सेम था, पर सोने का कोई सीरियल नंबर नहीं होता। असली खरा सोना। इधर जोया ने रात भर चैन नहीं लिया। उसने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरी धज्जियां उड़ा दी। उसने सबको बताया कि मैं दुकान पर आकर बड़ी बड़ी फेंक रहा हूँ और उसे परेशान कर रहा हूँ। अगले दिन जब मैं दुकान पहुँचा तो वहाँ पहले से ही कुछ पुराने दोस्त जमा थे जो मेरा मजाक उड़ाने आए थे। अरे देखो, 25 किलो सोने वाला नवाब आ गया। भाई, आईफोन की किस्तें भर दी क्या? जोया ने उन्हें और भड़काया। देख लो, कल ये गधा यही खड़ा होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तभी दुकान के मालिक मिस्टर यांग और शहर के सबसे बड़े जौहरी होंग वहाँ आए। मैंने अपना सूटकेस सीधे काउंटर पर रखा। जोया और उसके दोस्त हंस रहे थे। तभी मैंने एक छोटा सा ड्रामा किया। अरे, मैं तो पासवर्ड ही भूल गया। जोया खिलखिला उठी। देखा सर, ये पक्का फ्रॉड है, अब पासवर्ड का बहाना बना रहा है। होंग भी थोड़े नाराज हुए। बेटा, अगर मजाक कर रहे हो तो अभी चले जाओ, वरना मिस्टर यांग का गुस्सा बुरा होता है। मैंने कहा, अरे रुकिए, याद आ गया। मैंने खटाखट पासवर्ड डाला और जैसे ही सूटकेस खुला, सबकी आंखें चौंधिया गई। अंदर सोने की चमक ऐसी थी कि सबकी बोलती बंद हो गई। होंग ने सोना चेक किया और बोले, यांग, माल एकदम खरा है, 24 कैरेट शुद्ध सोना, बिना किसी शक के डील पक्की करो। अब जोया के चेहरे का रंग उड़ चुका था। जब पैसे का हिसाब हुआ तो मेरे खाते में 1 करोड़ 10 लाख रुपए आने वाले थे। मैंने मुस्कुराते हुए मिस्टर यांग से कहा, मिस्टर यांग, वो मेरा डायमंड कार्ड, और हाँ, शर्त याद है ना? मिस्टर यांग ने जोया को घूर कर देखा। जोया, कल जो जुबान दी थी उसे पूरा कर, घुटनों पर बैठकर कर दे, वरना आज ही तेरी छुट्टी। जोया हकलाने लगी, पर सर, मैं टाइगर भाई की बंदी हूँ, ये मुझे नीचा नहीं दिखा सकता। मैंने कहा, तेरा टाइगर होगा अपनी जगह, पर यहाँ बात धंधे की और जुबान की है। या तो घुटने टेक या फिर अपनी नौकरी और इज्जत दोनों भूल जा। अब जोया फंसी हुई थी। उसे समझ आ गया था कि जिस भिखारी का वो मजाक उड़ा रही थी, वो अब उसका मालिक बनने की हैसियत रखता था। जोया का घमंड तो चूर चूर हो गया। भाई, उसे समझ आ गया था कि मिस्टर यांग की पावर के आगे उसकी एक नहीं चलेगी। आखिर में उसे घुटनों के बल बैठकर मुझे वो डायमंड कार्ड देना ही पड़ा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जोया, ये सबक याद रखना, आइंदा किसी को उसकी शक्ल से मत आंकना। घर पहुँचते ही मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी और पापा के बैंक अकाउंट में 20-20 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। बस फिर क्या था, 5 मिनट में घर से फोन आ गया। पापा चिल्लाए, अबे ओए, ये क्या किया तूने? 20 लाख रुपए कहाँ से आए? फिर से किसी से उधार लिया क्या? मम्मी बोली, अजी सुनिए, बेटे को डांटिए मत। मैंने झूठ बोल दिया। अरे पापा, वो ब्लैक टाइगर पकड़ा गया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जो उसने लोगों से वसूला था वो सबको वापस किया जाए। मुझे 50 लाख मिले हैं, 10 लाख मैंने अपने बिजनेस के लिए रखे हैं। पापा बोले, ज्यादा हवा में मत उड़, ये पैसे बचा कर रख,
तेरी शादी में काम आएंगे। और सुन, फालतू का बिजनेस छोड़ और कल से मेरे साथ फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी पर लग जा। मैं मन ही मन हंसा। पापा, अब बेटा गार्ड नहीं, फैक्ट्री खरीदने की औकात रखता है। अगले दिन मैं अपनी पुरानी साइकिल उठाकर एक बड़ी गाड़ियों के शोरूम पहुंच गया। वहाँ भी वही पुरानी कहानी। एक सेल्समैन जिसका नाम पिंटू था, मुझे देखते ही बोला, ए भाई, ये साइकिल बाहर खड़ी कर और यहाँ से निकल। यहाँ गाड़ियाँ करोड़ों की हैं, तेरा घर बिक जाएगा एक टायर में। तभी वहाँ एक मोटा सा आदमी आया जिसका नाम डैनी था। पिंटू उसे देखकर ऐसे चाटने लगा जैसे वो उसका सगा जीजा हो। अरे डैनी साहब, आइए, आपकी खतरनाक एसयूवी तैयार है। 30 लाख की गाड़ी है, आपके अलावा कौन ले सकता है? मैंने कहा, पिंटू भाई, मैं पहले आया था। उसने मुझे झिड़क दिया, अबे जाना, डैनी साहब वीआईपी है। तू क्या है? तू तो पैदल चलने लायक भी नहीं है। डैनी भी हंसने लगा। बेटा, जब जेब में गरम नोट हो तब शोरूम आया कर। तभी एक नई सेल्स गर्ल सपना मेरे पास आई। सर, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? पिंटू हंसकर बोला। सपना नई आई है तो अपना गला मत सुखा, ये भिखारी कुछ नहीं खरीदेगा। पर सपना ने हार नहीं मानी। मैंने उससे कहा, सपना, मुझे इस शोरूम की सबसे महंगी लग्जरी स्पोर्ट्स कार देखनी है, और हाँ, अगर मैंने वो खरीदी तो क्या मैं इस पिंटू के साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ? सपना ने मुस्कुराकर कहा, सर, हमारे यहाँ सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डिंग सब है, आप जो कहेंगे वही होगा। वो मुझे सुप्रीम वीआईपी सेक्शन में ले गई। पिंटू और डैनी पीछे पीछे आ गए। पिंटू बोला, अबे, इस गाड़ी का तो पेंट भी तेरी पूरी खानदान की जायदाद से महंगा है। मैंने सपना से कहा, ये लो मेरा फोन, पेमेंट करो, पासवर्ड है 383838। सबको लगा मैं मजाक कर रहा हूँ, पर तभी शोरूम में गूंज उठी, पेमेंट सक्सेसफुल। 1,55,00,000 रुपए प्राप्त हुए। सन्नाटा छा गया। पिंटू का मुंह ऐसा खुला जैसे मक्खी घुसने वाली हो। डैनी तो अपनी 30 लाख की गाड़ी भूलकर चुपचाप पतली गली से निकल लिया। पिंटू अब गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा। अरे सर, मुझे माफ कर दीजिए, ये सपना तो जूनियर है, क्रेडिट मुझे दे दीजिए। मैंने उसे धक्का दिया और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने कहा, सर, पिंटू हमारा बेस्ट सेल्समैन है, गलती हो गई। मैंने साफ कह दिया, मुझे कुछ नहीं सुनना। इस पिंटू को अभी के अभी नौकरी से निकालो और ब्लैकलिस्ट करो, वरना कल मैं तुम्हारा ये पूरा शोरूम ही खरीद लूं और तुम्हें भी निकाल दूं। मैनेजर ने जब देखा कि मेरे अकाउंट में अभी भी 100 करोड़ से ऊपर का बैलेंस है तो उसकी फट गई। उसने तुरंत पिंटू को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका। पिंटू वही फर्श पर बैठकर रोने लगा। मैंने अपनी नई चमकती हुई स्पोर्ट्स कार निकाली और टशन में घर की ओर चल दिया। अब तो बस शुरुआत थी, अभी तो पूरा शहर खरीदना बाकी था। घर पहुंचने के बाद मेरे दिमाग में एक तूफानी आइडिया आया। जब ये जादुई तसला सब कुछ डबल कर सकता है तो अगर मैं इसमें नहा लूं तो क्या होगा? आधे घंटे बाद जब मैं नहाकर शीशे के सामने खड़ा हुआ तो भाई साहब, मेरी स्किन एकदम चमकने लगी थी। मैंने सोचा, अगर ये स्किन साफ कर सकता है तो क्या ये जख्म भी भर सकता है? पर इसके लिए मुझे एक बढ़िया जगह चाहिए थी जहाँ मैं शांति से ये सब टेस्ट कर सकूं। अपनी नई चमचमाती गाड़ी उठाकर मैं सीधे शहर के सबसे आलीशान 7 स्टार होटल पहुंच गया। मैंने रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से पूछा, सुनो, तुम्हारे यहाँ के लग्जरी स्वीट का 1 साल का किराया कितना है? वो लड़की, जिसका नाम पिंकी था, मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर मुंह बनाकर बोली, मजाक मत करो भाई साहब, आप जाकर किसी सस्ते होटल में कमरा ढूंढो, यहाँ 1 रात का किराया तुम्हारी हैसियत से बाहर है। मैंने चिल्लाकर कहा, तुझे हिंदी समझ नहीं आती क्या? मैंने पूछा, 1 साल का किराया कितना है? मुझे यही रहना है। हंगामा सुनकर मैनेजर गो बाहर आए। पिंकी चहकते हुए बोली, सर देखिए, ये बिना बुकिंग के आ गया है और कह रहा है कि इसे प्रेसिडेंट स्वीट चाहिए, वो भी 1 साल के लिए। इसकी शक्ल देखिए, ये तो कुली को टिप देने के लायक भी नहीं लग रहा। मैनेजर ने मुझसे पूछा, क्या आप वाकई 1 साल के लिए रुकना चाहते हैं? मैंने कहा, हाँ भाई, और सारा पेमेंट अभी कैश कर दूंगा। बताओ कितना हुआ? मैनेजर ने जब हिसाब लगाया तो बिल बना 61,64,120 रुपए। मैंने बिना पलक झपकाए पेमेंट कर दिया। मैनेजर के सुर तुरंत बदल गए। स्वागत है सर, आज से ये होटल आपका घर है। उसने मुझे होटल का ब्लैक डायमंड कार्ड थमाया और पिंकी को झाड़ दिया। मैंने पिंकी की तरफ देखकर कहा, देख लिया बेटा, पैसा बोलता है। तभी वहाँ 2 नमूने प्रकट हुए, मेरा पुराना दुश्मन विक्की और उसके साथ वही धोखेबाज नेहा। ये वही नेहा थी जिसके चक्कर में मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया था। विक्की आते ही बोला, ओह, तो लियो यहाँ छिपा बैठा है, तूने जोया की नौकरी क्यों छुड़वाई? और ये जो तूने छोटी मोटी लॉटरी जीती है ना, इससे तू बड़ा आदमी नहीं बन जाएगा। मैंने हंसते हुए कहा, विक्की बाबू, अपने बाप के पैसे की गर्मी यहाँ मत दिखा। तू तो खुद एक बिगड़ा हुआ रईसज़ादा है, तेरे शरीर से तो शराब और अय्याशी की बदबू आती है। विक्की चिढ़, जुबान संभाल के, मैं यहाँ का सिल्वर मेंबर हूँ। होटल का नियम है कि कोई आम आदमी मेंबर का अपमान नहीं कर सकता। मैनेजर, इस भिखारी को बाहर निकालो। मैनेजर गो बड़े प्यार से बोले, सॉरी विक्की जी, लेकिन लियो जी हमारे ब्लैक डायमंड मेंबर हैं। इनका लेवल आपसे बहुत ऊपर है तो मैं इन्हें बाहर नहीं निकाल सकता। विक्की की सिटी-पिटी गुम हो गई। उसने फिर पासा फेंका, मेरे पापा भी ब्लैक डायमंड मेंबर हैं, अब तो निकालोगे? मैनेजर ने साफ कह दिया, आपके पापा मेंबर हैं, आप नहीं। और लियो जी ने 1 साल का पैसा एडवांस दिया है, तो बेहतर होगा कि आप ही यहाँ से चले जाएं। विक्की और नेहा जल भुन कर राख हो गए। मैंने मैनेजर से पूछा, मैनेजर साहब,
इस छोटू ने मुझसे बदतमीजी की है। होटल के कायदे से क्या सजा होनी चाहिए? मैनेजर ने तुरंत बाउंसरों को बुलाया और विक्की को धक्के मारकर बाहर करवा दिया। प्रेसिडेंट स्वीट के मखमली सोफे पर बैठकर मैंने जोया को मैसेज किया। उसने मुझे ब्लॉक कर रखा था, पर फिर उसने पलटकर गालियां देनी शुरू कर दी। वो उस वक्त गुंडे ब्लैक टाइगर के साथ बैठी मेरा ही रोना रो रही थी। टाइगर बोला, क्या उस भिखारी के पास 1 करोड़ रुपए आ गए? पक्का चोरी के होंगे। जोया ने उसे उकसाया, टाइगर भाई आप तो शेर हो, इस चूहे को सबक सिखाओ ना। अगर आपने उसे ठीक कर दिया तो आज आप जो कहोगे मैं वो करूंगी। टाइगर के मन में लालच और हवस दोनों जाग गए। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो मेरे फोन पर टाइगर की 10 से 12 मिस कॉल थी। मैं समझ गया कि मछली जाल में फंस चुकी है। मैंने उसे वापस फोन किया। टाइगर गुर्राया, ओ 1 करोड़पति, बहुत बड़ा आदमी बन गया है क्या? फोन नहीं उठाता? मैं तेरे उसी पुराने टूटे हुए कमरे में बैठा हूँ। यहाँ तो तूने नोटों की गड्डियाँ बिछा रखी है। मैंने कहा, अरे टाइगर भाई बस थोड़ा ऐश कर रहा था, आता हूँ। पैसे की क्या बात है, सब अपना ही है। टाइगर बोला, 10 मिनट में यहाँ पहुँच, वरना हर 1 मिनट की देरी पर मैं तेरे 1 लाख रुपए काट लूंगा। मैंने मन ही मन सोचा, बेटा टाइगर, तूने वो 1 करोड़ के नकली नोट देख लिए है ना, अब तू उन्हें हड़पने की कोशिश करेगा और वही तेरी मौत का वारंट बनेंगे। मैं आ रहा हूँ तुझे बर्बाद करने। मैं आराम से तैयार हुआ और अपनी पुरानी बस्ती की तरफ निकल पड़ा। खेल अब शुरू हुआ था। भाई साहब, टाइगर की आंखों में जो लालच की चमक थी ना, उसे देखकर मुझे समझ आ गया कि ये मछली जाल में फंस चुकी है। टाइगर गुर्राया, ओए लिव, ये 500 से 600 लाख तो बाद की बात है, पहले मेरी बंदी यानी जोया की इज्जत का हिसाब कर। तूने उसे नौकरी से निकलवाया, उसकी बेइज्जती की, उसका मेंटल टॉर्चर किया, तो एक खोखा उसका हर जाना और एक खोखा उसकी नौकरी जाने का मुआवजा। बोल, मंजूर है? मैंने एकदम डरने का नाटक किया। अरे टाइगर भाई, मुझे क्या पता था कि जोया भाभी आपकी जान है। मुझसे बड़ी भूल हो गई। ये लो, सारे पैसे आप ही रख लो, बस मुझे पुलिस कचहरी से बचा लो। जोया बीच में टपक पड़ी, सिर्फ पैसों से काम नहीं चलेगा। इस भिखारी को मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी, वरना टाइगर भाई इसकी हड्डियां तोड़ देंगे। भाई साहब, ये औरत तो टाइगर से भी ज्यादा जहरीली निकली। टाइगर सिर्फ पैसे का भूखा था, पर इसे तो मेरा खून चाहिए था। मैंने हाथ जोड़े, टाइगर भाई, जोया भाभी, देखो, मर्द की शान उसके घुटनों में नहीं होती। मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। ये जो सूटकेस में 1 करोड़ रुपए रखे हैं ना, इसमें से मैं सिर्फ 10 लाख अपने गुजारे के लिए रखूंगा, बाकी के 90 लाख आप दोनों के। बस मुझे जाने दो और आज के बाद अपना चेहरा मत दिखाना। जोया की आंखें फटी की फटी रह गई। 90 लाख मतलब वो सब मेरा होगा? मैंने कहा, हाँ भाभी, बस मुझे छोड़ दो। टाइगर बोला, चल ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा, पैसे दे और दफा हो जा। और सुन, आइंदा कभी पैसों की जरूरत पड़े तो भाई को याद करना, सबसे कम ब्याज पर दूंगा। मैंने मन ही मन हंसा, अबे ओ बिजनेस के उस्ताद, मेरे ही पैसे मुझे ही ब्याज पर देगा। वो दोनों सूटकेस उठाकर ऐसे भागे जैसे उन्हें गड़ा हुआ खजाना मिल गया हो। उनके जाते ही मैंने कमरे में बचे हुए थोड़े बहुत असली नोटों को आग लगा दी, ताकि कोई सबूत न रहे। पुराना कमरा, पुरानी जिंदगी, सब स्वाहा। अब बारी थी असली खेल की। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया और फिर सीधे न्यू टाउन थाने पहुंच गया। वहाँ टाइगर पहले से ही बंद था। पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था, पर चोरी के जुर्म में नहीं, बल्कि करोड़ों के नकली नोट रखने के जुर्म में। थानेदार शर्मा जी ने टाइगर को डंडा दिखाते हुए पूछा, कहाँ से आए ये नकली नोट? टाइगर चिल्लाया, साहब ये मेरे नहीं है, इस लियो ने मुझे दिए हैं। इसने सोना बेचकर 1 करोड़ कमाए थे, ये वही पैसे हैं। शर्मा जी ने मुझे बुलाया, लियो, ये टाइगर कह रहा है कि तुमने इसे नकली नोट दिए हैं। मैंने बड़े मासूमियत से कहा, साहब मैं तो सीधा साधा नागरिक हूँ। मैंने सोना जरूर बेचा था, पर वो पैसे तो मैंने खर्च कर दिए। मैंने 1.5 करोड़ की गाड़ी ली, 60 लाख होटल को दिए और पुराना कर्जा चुकाया। आप बैंक स्टेटमेंट चेक कर लो। पुलिस ने जांच की तो मेरा सारा हिसाब पक्का निकला। टाइगर के पास जो नोट मिले वो तो हूबहू एक ही नंबर के थे। टाइगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, पर पता नहीं कैसे जोया बच निकली। शायद टाइगर ने उसे बचा लिया या वो खुद भाग गई। जोया ने मुझे मैसेज किया, भिखारी तूने टाइगर भाई को फंसाया है ना, देख लेना मेरी सहेली नेहा और उसका बॉयफ्रेंड विक्की तुझे बर्बाद कर देंगे। विक्की के बाप बहुत बड़े आदमी हैं, तू उनके सामने कुछ भी नहीं है। मैंने बिना कुछ कहे उसे ब्लॉक कर दिया। अब इस मच्छर की भिन भिनाहट सुनने का मूड नहीं था। तभी सोने की दुकान के मालिक मिस्टर यांग का फोन आया। लियो भाई, पुलिस वाले पूछ रहे थे सोने के बारे में, सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, अरे मिस्टर यांग, छोटी मोटी गलतफहमी थी, बाकी आपने सुना? टाइगर भाई नकली नोट छापने के चक्कर में अंदर हो गए। बेचारे बिजनेस जीनियस निकले। मिस्टर यांग हंसे और बोले, छोड़ो उसे, ये बताओ तुम्हारे पास और माल है क्या? मैं सारा सोना खरीदने को तैयार हूँ। मैंने चुटकी ली, मिस्टर यांग कहीं इतना माल न निकल आए कि आपकी दुकान ही छोटी पड़ जाए। कितना खरीद लोगे? मिस्टर यांग बोले, बेटा मेरी जेब तुम्हारी सोच से ज्यादा बड़ी है, कल दुकान आओ, बात करते हैं। अगले दिन मैं 60 किलो सोना लेकर उनकी दुकान पहुंच गया। मिस्टर यांग की आंखें चमक उठीं। उन्होंने मुझे अंदर ले जाकर चाय पिलाई और बोले, भाई मान गए, तुम्हारी रफ्तार तो बुलेट ट्रेन जैसी है। वैसे वो जोया वाली बात याद रखना, वो औरत खतरनाक है। अब टाइगर भी नहीं है
तो वो और भी पागल हो सकती है। मैंने चाय की चुस्की ली और मुस्कुराकर बोला, चिंता मत कीजिए मिस्टर यांग, शेर को चूहों से डर नहीं लगता। अब तो बस ये देखना है कि विक्की बाबू और उनकी कंपनी मेरे इस सोने के ढेर के आगे कितनी देर टिक पाते हैं। मिस्टर यांग के साथ मेरी डील तो पक्की हो गई, पर मुझे पता था कि जोया इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। टाइगर तो जेल चला गया, पर जोया को डर था कि अगर उसके पुराने कारनामे खुले तो वो भी चक्की पीसेगी। ऊपर से मेरी रईसी उसे कांटे की तरह चुभ रही थी। उसने मेरी जासूसी शुरू कर दी। मैं जैसे ही होटल पहुंचा, मुझे एहसास हो गया कि कोई मुझ पर नजर रख रहा है। सोफे पर चश्मा और मास्क लगाए एक लड़की मैगजीन पढ़ने का नाटक कर रही थी, पर उसकी नजरें मुझ पर थी। वो जोया ही थी। मैंने मन ही मन कहा, चलो मछली जाल की तरफ बढ़ रही है। रात के 9 बजे मैं जानबूझकर अपनी गाड़ी लेकर न्यू टाउन की तरफ निकला। जोया टैक्सी लेकर मेरे पीछे लग गई। मैंने रास्ते में ही मिस्टर यांग के बताए हुए एक जासूस हर्ष भाई को फोन किया। हर्ष भाई फौज से रिटायर थे और अब अपनी सिक्योरिटी कंपनी चलाते थे। मैंने उन्हें सब समझा दिया। हर्ष भाई, 2 चूहे मेरे पीछे पड़े हैं, एक जोया और दूसरा वो रईसज़ादा विक्की। इन पर नजर रखिए और विक्की के बाप, जो खुद को बहुत बड़ा 30 मार खां समझता है, उसकी भी कुंडली निकालिए। मैं अपने पुराने कमरे में पहुंचा। जोया अंधेरे में छिपकर देख रही थी। मैंने जानबूझकर खिड़की खुली रखी और उसे दिखाया कि कैसे मैं तसले से सोने के बिस्किट निकाल रहा हूँ। जोया की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे लगा उसे अलादीन का चिराग मिल गया है। मैं वहाँ से नकली तसला और कुछ सामान लेकर निकला। जोया को लगा कि वो अकेले मुझसे ये तसला नहीं छीन पाएगी, इसलिए उसने विक्की को फोन घुमाया और उसे इस जादुई तसले के बारे में बताया। विक्की पहले तो नहीं माना, पर सोने के लालच में वो भी इस खेल में कूद पड़ा। हर्ष भाई ने मुझे खबर दी, लियो भाई, विक्की और जोया कैफे में बैठकर आपकी सुपारी देने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है, अब असली खेल शुरू करते हैं। मैंने हर्ष भाई से कहा कि बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला एक नकली पीतल का तसला ढूंढ कर लाओ। 3 दिन बाद मैंने असली तसला लॉकर में छिपा दिया और नकली तसला अपने होटल के कमरे में मेज पर रख दिया। डिनर के वक्त मैं जानबूझकर अपनी रूम की टेबल पर छोड़ आया। जोया ने मौका ताड़ लिया और चाबी उड़ा ली। हर्ष भाई का फोन आया, भाई उन्होंने तसला उठा लिया है और शहर के बाहर एक पुराने गोदाम की तरफ जा रहे हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, पुलिस को रेडी रखिए, अब धमाका होगा। उधर गोदाम में विक्की और जोया उस नकली तसले को घूर रहे थे। विक्की बोला, यही है वो जादुई चीज? जोया चहकी, हाँ विक्की, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसमें सोना डबल होता है। विक्की ने अपनी जेब से एक सोने की चेन निकाली और तसले में फेंकी। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट बीत गया, पर कुछ नहीं हुआ। विक्की गुर्राया, जोया तू मेरा पोपट बना रही है, ये तो सादा पीतल का बर्तन है। जोया हकलाने लगी, नहीं विक्की, शायद कोई मंत्र होगा या कोई खास वक्त। विक्की का असली रंग बाहर आ गया। देख जोया, ये खजाना अब मेरा है और तू अब मेरे किसी काम की नहीं है। उसने अपने गुंडों को इशारा किया, इसे ठिकाने लगा दो। जोया चिल्लाई, विक्की तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैंने तुझे खबर दी। मैंने लियो का पीछा किया, पर इससे पहले कि विक्की के गुंडे उसे हाथ लगाते, अचानक शटर टूटा और पुलिस की टीम अंदर घुस आई। हाथ ऊपर, तुम सब अरेस्ट हो। 3 दिन बाद मैं जेल में विक्की से मिलने गया। विक्की सलाखों के पीछे बेहाल था। मैंने हंसते हुए पूछा, क्यों विक्की बाबू, तसला कैसा लगा? सोना डबल हुआ या इज्जत आधी हो गई? विक्की चिल्लाया, लियो तूने मुझे फंसाया है, वो तसला नकली था। मैंने शांति से कहा, अबे ओ ढोंचू, तसला तो नकली था ही, पर जादुई तसला जैसी कोई चीज दुनिया में होती ही नहीं है। वो तो बस तुझे और उस लालची जोया को फंसाने का एक तरीका था। तुम लोग इतने गिर गए कि एक पीतल के बर्तन के लिए जान लेने पर उतारू हो गए। कोर्ट ने विक्की को चोरी के जुर्म में 5 साल की सजा सुनाई। जोया को भी टाइगर के साथ पुराने केसों और चोरी के चक्कर में 12 साल की चक्की पीसने भेज दिया गया। विक्की का बाप अभी बच गया है, पर मुझे फिक्र नहीं है। मेरे पास अब मेरा असली जादुई तसला है और अपार दौलत। अब मैं इस शहर का असली किंग हूँ। जाते जाते मैंने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, दादाजी थैंक यू, आपने सही कहा था, घर में ही खजाना छिपा था। और यही हमारी स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।